ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की जिद के बारे में है जिसकी जिद की वजह से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। वो सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप उठेगी। पहाड़ियों में बसा आदिवासी लोगों का एक गांव था। उसे मराठी में लोग पाड़ा भी बोलते हैं। उस गांव में 20 से 25 घर होंगे। वहां अपनी ही मस्ती में रहने वाले आदिवासी लोग रहते थे। सुबह उठते ही आज का खाना मिल जाए, बस कल का कल देख लेंगे, ऐसी मानसिकता वाला आदिवासी समाज वहां पर रहता था। इनमें से कुछ लोग खेती के सीजन में खेती के काम करने के लिए तालुके के गांव में जाते थे और वहीं रहकर अपना काम करते थे। 8 से 9 महीने का सीजन खत्म होते ही वे फिर अपने पाड़ा में वापस चले जाते थे। साल दर साल ऐसा ही चलता रहता। उन्हें वहां पर जो भी पैसा मिलता उससे वे फिर अगले 3 महीनों तक अपना पेट भरते थे। ये सभी जोड़े कई महीनों तक गांव से बाहर रहते थे और उनके पीछे पाड़े पर कुछ जवान लड़के, लड़कियां और बूढ़े लोग रहते थे। और इन सब की जिम्मेदारी एक दादी की होती थी। वो दादी बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। सच तो ये था कि वो कौन थी, क्या थी, पाड़े में कोई नहीं जानता था। लेकिन वो पाड़े की दादी इसी नाम से जानी जाती थी। गांव के बाहर एक तालाब था और इसकी खासियत ये थी कि उसका पानी कभी कम नहीं होता था। तालाब के पास ही एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में वो दादी रहा करती थी और लोग कहते थे कि उस तालाब का पानी मंत्र शक्ति से भरा हुआ है। अगर कोई गलती से भी उस तालाब में चला गया तो वो व्यक्ति कभी बाहर नहीं आ पाता। और ये सारी तांत्रिक विद्या दादी को ही आती थी और पाड़े पर यह हर कोई जानता था। डर के मारे किसी की उस दादी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन सब लोग ये जानते थे कि उस दादी की वजह से ही पाड़े पर रहने वाले सभी लोग वाकई में सेफ थे। हर साल की तरह इस साल भी उस पाड़े में से कुछ लोग एक किसान के खेती पर काम करने के लिए गए थे। उस किसान का नाम था नाना साहेब पाटिल। वो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे। उनका एक बेटा था, उसका नाम था दीपक। नाना साहब जितने स्ट्रिक्ट और जिद्दी थे, उतना ही दीपक फ्री माइंडेड और नई सोच रखने वाला था। उनके खेती पर काम करने आए आदिवासियों के उन लोगों में से पद्मावती नाम की एक लड़की भी थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उन मजदूरों में पद्मावती, उसके माता पिता, 2 भाई बहन और भी कई सारे लोग थे। इन लोगों का काम तय था। सुबह जल्दी उठकर पहले खुद का सारा काम करके सुबह 7 बजे से पहले निकल जाओ और फिर खेत में अपना काम शुरू करो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। एक दिन ये लोग हर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी दीपक वहां पर आया। और उस दिन दीपक ने पहली बार पद्मावती को देखा। उसे देखकर वो एक पल के लिए अपने आप में ही खो गया। उसका खूबसूरत चेहरा, चेहरे की वो मासूमियत, हवा में उड़ते उसके लंबे बाल, ये सब देखकर ना दीपक एक तरह से पागल ही हो गया था। दिन भर इतना काम, वो भी कड़ी धूप में, इसके बावजूद भी पद्मावती बहुत खूबसूरत लग रही थी। दीपक उसे देख ही रहा था। दीपक एक पढ़ा लिखा और सभ्य लड़का था, तो पद्मावती को देखकर ना उसके मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आया। बाद में उसे पता चला कि वो कौन थी, उसका नाम क्या था। लेकिन शायद दीपक अब उसे अपना दिल दे बैठा था। फिर वो कौन है, क्या है, इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर क्या, हर दिन उसे देखने की उसकी कोशिशें शुरू हो गई। धीरे धीरे पद्मावती को भी इन सारी बातों का एहसास होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने थोड़ा नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन उसने सीधी भाषा में दीपक से कहा कि देखिए सर, आप तो बड़े लोग हैं, आप कुछ भी करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके गुजारा करते हैं। कल को अगर कोई मुझे आपके साथ देख लेगा तो आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सारा दोष मुझ पर आएगा और लोग तो यही कहेंगे कि मैंने ही आपको अपने जाल में फंसाया है। और तो और आपके पिताजी को अगर ये बात पता चली तो वो तो हमें उसी वक्त बेइज्जत करके यहाँ से निकाल देंगे। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मेरे पीछे घूमना बंद करिए। इतना कहकर वो जाने लगी तो दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर पद्मावती डर गई, लेकिन दीपक ने उससे कहा कि पद्मा, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ और मैं तुमसे सच्चा प्यार भी करता हूँ। मुझे नहीं पता इस सब का परिणाम क्या होगा, लेकिन सच कहता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पद्मावती ने ये सुन लिया और फिर वो वहाँ से चली गई। दीपक की एक ही ख्वाहिश थी कि पद्मावती उस पर भरोसा करे।
उसे गलत ना समझे और उसके प्यार का स्वीकार कर ले। बाद में भी दीपक ने उसको कई बार समझाने की कोशिश की और फाइनली पद्मावती ने दीपक के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। दीपक बहुत खुश था। उसको तो ऐसा लगा जैसे मानो उसने सारी दुनिया ही जीत ली हो, इतनी खुशी उसे हुई थी। इसके बाद किसी को पता ना चले इसका ख्याल रखते हुए वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस सब का अंजाम क्या होने वाला है। और जल्दी वो दिन भी आ गया जिस दिन इनके इस खूबसूरत रिश्ते को नजर लग गई, क्योंकि एक दिन खुद नाना साहब ने इन दोनों को एक साथ देख लिया और उन्हें इस बात का बहुत गुस्सा आया। लेकिन वो जानते थे कि दीपक के सामने उस लड़की के बारे में कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दीपक जिस उम्र का था उस उम्र में सही गलत की पहचान नहीं होती है, और अगर ये बात ज़्यादा फैली तो उनकी ही इज्जत पर आ जा सकती है। तो इसलिए वो कुछ दिनों तक चुप बैठे। उन्होंने इस पर काफ़ी सोचा और एक प्लान बनाया। उन्होंने कुछ दिनों के बाद कुछ काम का बहाना बनाकर दीपक को कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर भेज दिया। दीपक के गांव से बाहर चले जाने के बाद उसी रात नाना साहब अपने 2 लोगों के साथ उस कमरे में आए जहां पर पद्मावती अपने परिवार के साथ रहती थी। नाना साहब के आदमियों ने वहां जाकर पद्मावती के पिताजी को बहुत मारा और उन्हें धमकाया कि अपनी इस बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ और ये लड़की दोबारा यहाँ पर नहीं दिखनी चाहिए। नाना साहब ने पद्मा की ओर देखते हुए कहा कि हम ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानते हैं। पहले तो बड़े घर के लड़कों को ये अपने जाल में फंसाती है और उनसे पैसे निकलवाती है। औकात तो कौड़ी की भी नहीं और हमारे घर की बहू बनना चाहती है। गलती से भी दोबारा अगर यहाँ पे दिखी ना तो तुम्हारे इन माँ बाप को यहीं पे काट के फेंक दूंगा। ये सुनकर पद्मावती डर गई। इन सब में माँ बाप को कुछ हुआ तो क्या होगा, उसे बस इसी बात का डर था। इसीलिए वो उस रात बिना कुछ कहे अपनी माँ बाप और भाई बहन के साथ वहां से चली गई और अगले दिन दोपहर को वो अपने पाड़े पर पहुंचे। इधर जब दीपक घर आया तो उसे पद्मावती वहां पर नहीं दिखी, लेकिन फिर नाना साहब के आदमियों ने ही दीपक को खबर दी कि पद्मावती की दादी की मौत हो गई है। और इसकी खबर जैसे ही उनके गांव से आई तो पद्मावती अपने फैमिली के साथ अपने गांव के लिए निकल गई और वो 1-2 महीने में वापस आ जाएंगे। दीपक को कुछ भी शक नहीं हुआ और वो पद्मावती के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए और ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए, लेकिन पद्मावती वापस नहीं आई। वो क्यों नहीं आई, दीपक यही सोचने लगा। वो दिन रात बस उसकी ही याद में रहता था। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि दीपक पद्मावती के गांव पहुंच गया। वो उस पाड़े पर गए जहां पर पद्मावती रहती थी। वहाँ के जो लोग थे वो दीपक से बात करना तो दूर उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही उसे पद्मावती दिखी तो पद्मावती ने भी उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया। पद्मावती ने उसे ऐसे इग्नोर किया कि जैसे वो उसे जानती भी नहीं है। उसने सबसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि आप सभी मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो बाद में किसी ने उसे उस रात के बारे में बताया और उसे पता चला कि उसके पिताजी ने पद्मावती के फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया। वो सोच रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। दीपक ने वहाँ से लोगों को ये भी कहा कि उसके पिताजी ने बहुत बड़ी गलती की है और वो यहाँ पे आके आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे। उसने तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और फ़ोन करके उनको वहाँ पर बुला लिया। अब दीपक अपने पिताजी का इकलौता लड़का था और वो फ़ोन पर रो भी रहा था, तो दीपक के पिताजी उसकी बात मानकर उस गांव में पहुंच गए और सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए अपने दिल पर एक बड़ा पत्थर रखकर उन्होंने सबसे माफ़ी मांगने का नाटक किया। लेकिन दीपक ना इतने पर ही नहीं रुका। उसने सबके सामने पद्मावती से शादी के लिए कहा और ये भी कहा कि शादी आज ही और यहीं पर होगी। अब ये सुनने के बाद तो पद्मावती के माता पिता खुश हुए कि उनकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में होगी, यानी अब उसे मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो इस शादी के लिए तैयार ही थे। और इधर नाना साहब, दीपक के मामा और चाचा कुछ भी नहीं कह पाए और ना चाहकर भी इस शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर उसी वक्त वो दादी वहाँ पर आ गई और ऊंची आवाज़ में सब लोगों से बात करने लगी कि कैसी शादी, कौन सी शादी, मुझे ऐसी कोई शादी मंजूर नहीं है। पहले तो हमारे बच्ची का अपमान किया, फिर उसके माता पिता को बेरहमी से मारा, आधी रात को उनको वहाँ से भगा दिया
और अब आ गए पूछ हिलाते हुए। आप बड़े लोग हो, आप बड़े लोग हो तो क्या आप जो चाहे वो कर सकते हो? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इतना सब होने के बाद भी मैं ये शादी होने दूंगी? अब उस पहाड़े पर रहने वाले जो लोग थे वो दादी के खिलाफ नहीं जा सकते थे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, सब शांत खड़े थे। तभी दीपक ने थोड़ा आगे बढ़कर बोलने की कोशिश की। तभी पद्मावती की माँ ने दीपक का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, दीपक, तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आगे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम बहुत अच्छे हो, हम ये जानते हैं, और मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद पद्मा को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फिर दीपक ने भी उनसे कहा कि गलती हमारी है, गलती से ही सही, लेकिन हमारी वजह से आपका अपमान हुआ है और दादी का गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें समझाता हूँ। इतना कहकर दीपक दादी से बात करने चला गया, लेकिन उसे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद एक बहुत बड़े जाल में फंसने वाला है। उसने दादी को समझाने की कोशिश की, थोड़ी देर दादी से बातचीत की और आखिरकार दादी भी तैयार होगी, लेकिन एक शर्त पर। दादी ने उससे कहा कि गांव के बाहर हमारा एक तालाब है, पद्मावती तालाब के दूसरे किनारे पर खड़ी होगी और तुम्हें इस पानी से चल के पद्मावती तक जाना होगा। अगर तुम शाम तक भी उसके पास पहुंचते हो तो तुम पद्मा को ले जाओगे और कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। ये सब सुनकर उस पाड़े के जो लोग थे वो एकदम शांत हो गए। वहां पर भयानक सन्नाटा छा गया। दीपक सोच रहा था कि बस एक तालाब ही तो है जो पार करना है। फिर ये सुनकर सब लोग कितने डर के हो गए। उस तालाब में क्या है इसकी दीपक को कोई उम्मीद नहीं थी। वो इस बात के लिए एक पल में तैयार हो गया। उसने सोचा कि चलो, ऐसा करने से अगर ये लोग खुश होंगे और अपना अपमान अगर भूलने वाले हैं तो ये मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस तालाब का जो सच था वो पद्मावती को भी नहीं पता था, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोली। और फिर दीपक ने उस तालाब में अपना पहला कदम रखा। ये देखकर वहां पर खड़े सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पानी में उतरे हुए ना दीपक को थोड़ी देर हो गई थी। वो 10-15 फीट सामने जा चुका था। तभी उसकी हरकतें थोड़ी पागलों जैसी होने लगी। वो कभी ऊपर देख रहा था तो कभी नीचे देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और किसी की आवाज भी उसे नहीं आ रही है। अब ये देखकर पद्मावती हैरान हो गई और उसे आवाज लगाने लगी। सब लोग उस तालाब के किनारे से दीपक को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था सिवाय पद्मावती के और दीपक के घर वालों के। वो लोग पागलों जैसे चिल्ला रहे थे, दीपक को आवाज दे रहे थे, लेकिन दीपक मानो उसको किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी। वो बस पागलों के जैसे इधर उधर देख रहा था, ना सामने जा रहा था ना पीछे जा रहा था। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, लेकिन अभी भी दीपक उस तालाब के पानी में घूम रहा था और किनारे पर पद्मावती और दीपक के घर वाले उसके पानी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। कोई कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे दीपक उस पानी के इतने गहराई में चला गया कि अब पानी उसके नाक तक पहुंच चुका था, लेकिन वो आगे बढ़ ही रहा था, जैसा कि वो खुद उस पानी के अंदर डूबना चाहता है। ये देखकर नाना साहब की और पद्मावती की हालत बहुत खराब हो गई। वो उसे आवाज लगाने लगे, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद दीपक पानी के अंदर समा गया। उसने आपको बचाने की भी कोई कोशिश नहीं की, ना हाथ पैर मारे, ना किनारे की तरफ देखा, और दीपक को बचाने के लिए किसी की भी उस पानी में कूदने की हिम्मत नहीं हुई, और ना ही उस पाड़े के लोगों ने दीपक के घर वालों को उस पानी में कूदने दिया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए, क्योंकि सब लोगों को पता था कि दीपक अब वापस जिंदा लौटकर नहीं आएगा। दीपक के पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बेटे को लिए बिना उन्हें भी वहां से वापस लौटना पड़ा। दीपक के पिताजी ने उसके साथ जो भी हुआ था उसकी सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की। उस पाड़े पर रहने वाले लोगों के खिलाफ और उस दादी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की, लेकिन बिना सबूत के पुलिस भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाई। पद्मावती को यह समझ में आ चुका था कि उसी की वजह से दीपक ने उसकी जान गंवाई है, और कुछ दिनों के बाद उसने भी उस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि आज भी दीपक और पद्मावती उसी तालाब में घूमते हुए नजर आते हैं। इस पूरी घटना में जिनकी कोई गलती नहीं थी उन्हें ही असली सजा भुगतनी पड़ी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची भूतिया कहानी होगी तो प्लीज़ हमें मेल करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।